हेलो, वेलकम एवरीवन। ये चल रही है हमारी नीट की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम एक ही वीडियो में पिछले 33 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में, उस टॉपिक पे हम सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चंस आए थे, तो ये वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है और अभी काम करते वीडियो को शुरू करते फटाक से। इस सीरीज के सभी वीडियोस को देखने के लिए आपको YouTube पे सर्च करना है फिजिक्स एंड गेम, या फिर आप यहाँ आ सकते हो bit.ly/physics and game पे। यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स की प्लेलिस्ट, सारे के सारे कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे और सारे के सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। साथ में मेरी लाइव क्लासेस भी होती है बॉम्ब फिजिक्स पे, वो भी जाने के लिए bit.ly/bombphysics पे आ सकते हो, वहाँ पे हम लाइव पढ़ेंगे। अच्छा, मेरी लाइव क्लासेस होती कहाँ पर है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, चाहे आप IIT JEE नीट CBSE फाउंडेशन किसी की भी तैयारी कर रहे हो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स वहाँ पे लाइव पढ़ाते हैं और कभी कभी मेरी भी लाइव क्लासेस होती है वहाँ पे, तो जरूर चेक करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और मेरा कोड इनवाइट कोड विक्रांत यूज करना है, उससे आपका एक फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। साथ में आप आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसके लिए भी आपको मेरा कोड विक्रांत यूज करना है, उससे आपको मिलता है 10% डिस्काउंट। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हुक्स लॉ या फिर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ पे होता क्या, देखो हम करते क्या है, हमारे पास एक तरफ स्ट्रेस होता है, दूसरी तरफ स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस क्या चीज होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? किसी भी चीज को खींच देंगे तो डेल्टा L/L हमारा स्ट्रेन हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ इस तरीके से होता है। काफी देर तक वो लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस को हम बनाते हैं सिग्मा से, इधर होता है हमारा एप्सिलन, जिसे हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ऐसे भी लिखा जाता है। काफी देर तक हमारा ग्राफ इस तरीके से लीनियर वेरिएशन होता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो ये रेंज वो है जिसमें हमारा हुक्स लॉ वैलिड होता है, जो कि एक लीनियर वेरिएशन है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लीनियर वेरिएशन से थोड़ा सा डेविएशन हो जाता है, ग्राफ इस तरीके से ऐसे आ जाता है। अब ये लीनियर नहीं है, लेकिन अभी भी जिस चीज को हम खींच रहे थे वो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर लीनियर वेरिएशन नहीं है, लेकिन चीज अपने वापस शेप में आ सकती है। उसके बाद एक पॉइंट आएगा जब उसको खींचते जाएंगे, फिर वो बॉडी बोलेगी अब मैं वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आ सकती, अब मेरे को परमानेंट डैमेज कर दिया गया है। तो उस पॉइंट को बोला जाता है यील्ड पॉइंट, है ना। ये हो जाएगा हमारा यील्ड। उसके बाद यहाँ से हमारा ग्राफ थोड़ा और आगे जाता है और यहाँ पर हमारे पास हो जाता है फ्रैक्चर। तो यह इस रेंज में देखो, हम किसी ऑब्जेक्ट को खींचना शुरू करेंगे तो पहले इस रेंज में वो लीनियर वेरिएशन होगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। वापस आप स्ट्रेस हटाओगे तो अपने आप वो वापस आ जाएगी, स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। यहाँ तक हमारे पास ऑब्जेक्ट वापस आ सकती है ओरिजिनल पॉइंट तक। इस पॉइंट से आगे चले जाओगे तो फिर वो परमानेंट डैमेज हो चुका है वहाँ पे, और जाते जाओगे खींचते जाओगे तो फिर वहाँ पे वो टूट ही जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरीके से एक फॉर्मूला यंग्स मॉडुलस इसे बुलाया था। मॉडुलस का मतलब होता है रेशियो के इक्विवेलेंट। हमारे पास कोई भी चीज को जब हम खींचते हैं इस रेंज में, आप देखोगे तो लीनियर वेरिएशन है, तो उसको हम बोल देते हैं उसका एक स्प्रिंग इक्विवेलेंट बना सकते हैं हम। किसी रॉड को मान लो ऐसे खींच रहे हो तो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट करेगी। स्प्रिंग को भी खींचते हैं तो उल्टे फोर्स लगाती है और रिस्टोरिंग फोर्स। तो जो के इक्विवेलेंट हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाती है YA/L, जहाँ पर A क्रॉस सेक्शनल एरिया, L लेंथ हो जाएगी और Y यंग्स मॉडुलस हो जाएगा किसी भी रॉड का। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। A wire of length L, area of cross section A is hanging from a fixed support। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट बनाते हैं, वहां से L लेंथ का वायर इस तरीके से लटका हुआ, इसकी लेंथ थी L। The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end। तो अब इसका फ्री एंड है, उस पर अगर मैं मास लटका दूं तो वायर तार थोड़ा सा नीचे खिंच जाता है ना, और हमारी जो लेंथ बन जाती है, ये वाली जो लेंथ है, ये लेंथ हो जाती है L1। हमसे पूछा है एक्सप्रेशन फॉर यंग्स मॉडुलस इज। अच्छा, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, STRESS अपॉन स्ट्रेन। इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है
डेल्टा एल बाय एल। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। कर लिया है तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी लगी है, mg नीचे की तरफ, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ एरिया रहा होगा इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ कितना हुआ यहाँ पर, L1 माइनस एल, इतना सा है ना, तो यहाँ हम लिख देंगे L1 माइनस एल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, L, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है mgl डिवाइडेड बाय a, L1 माइनस एल, ये हमारा ऑप्शन है सी। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आर ड्रॉन फॉर द टू डिफरेंट मटेरियल्स x and y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X but are far apart for material Y. तो we can say that material X and Y are likely to be, तो X and Y के हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिए हुए हैं। तो देखो यार ये हम बताते हैं। पहले हमारे पास इस तरफ है स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस तरफ है हमारे पास स्ट्रेन, जिसको हम लिखते हैं डेल्टा एल बाय एल। तो इनिशियली हमने देखा था कि पहले हमारे पास हुक्स लॉ वाली एक रेंज होती है, जिसको इस तरीके से लीनियर वेरिएशन हमारे पास होता है। उसके बाद लीनियर वेरिएशन छूट जाता है हमारा, और इस तरीके से ग्राफ थोड़ा नॉन लीनियर वेरी करता है। लेकिन अभी तक हमारे पास परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। अगर हम स्ट्रेस हटा देंगे तो ये पार्टिकल वापस उसकी अपनी ओरिजिनल लेंथ में वो ऑब्जेक्ट आने की कोशिश करती है। इस पॉइंट को बोला जाता है कील पॉइंट। उसके बाद अगर हम उससे भी ज्यादा खींच दें, उसको जबरदस्ती खींचते ही जा रहे हैं, खींचते जाए, तो एक पॉइंट आएगा जब परमानेंट डैमेज होना शुरू हो जाएगा। तो फिर वहीं से हमारे पास इस तरीके से एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ आती है। इस तरीके से ग्राफ ऐसे आता है, ये आ जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसको मैं मैक्स लिख देता हूँ। तो मैं इसको ज्यादा से ज्यादा खींचते रहा हूँ। अब परमानेंट डैमेज हो चुका है, लेकिन फिर भी एक मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आती है हमारे पास कि इतना मैं खींचा। मैं फिर भी रुक नहीं रहा, मैं और खींचता रहा हूँ और खींचता रहा हूँ। तो यहाँ से फिर हमारे पास इस तरीके से ये ग्राफ और आगे जाता है, और हमारा स्ट्रेन फिर बढ़ता जाता है। स्ट्रेन यानी इलोंगेशन, डेल्टा एल की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये बढ़ता जाता है और हमारे पास यहाँ पर आकर के फ्रैक्चर हो जाता है एफ। अब देखो हमसे क्या बोला गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक में ज्यादा है, एक में कम। जिसमें ये डिस्टेंस कम होगा, जो यहीं पे टूट गया है, मतलब वो ज्यादा खींच नहीं पाया है ना, उसकी लेंथ ज्यादा बढ़ नहीं पाई। और दूसरे केस में क्या हुआ है, वो बहुत ज्यादा खींच गया है ना, दूर आया। तो ज्यादा जब किसी चीज को खींच सकते हो, जैसे हम मेटल्स को खींच खींच के उनके तार बना लेते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो हम बोल सकते हैं एक मटेरियल हमारा डक्टाइल होगा जिसमें ज्यादा दूर होगा ये दोनों पॉइंट, और एक मटेरियल जिसमें वो पॉइंट्स पास पास होंगे वो हमारा ब्रिटल होगा, वो मतलब जल्दी से टूट गया। तो हमारे पास ऐसा एक ही ऑप्शन है। देखो बी में हमें ऐसा दिख रहा है कि एक्स इज डक्टाइल, जिसमें हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा था, दूसरे में नहीं। और एक चीज देखो, यहाँ पर प्लास्टिक बोला गया है कि प्लास्टिक, तो हमारे पास ऑप्शन कैसा था, इलास्टिक और प्लास्टिक दो चीजें होती है। तो ये हर मटेरियल थोड़ी सी रेंज में इलास्टिक होता है ना, जहाँ इलास्टिक का मतलब उसको अगर फोर्स हटा दे तो वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो इस रेंज में हमारे पास मटेरियल इलास्टिक है, उसके बाद मटेरियल हमारा प्लास्टिक हो जाता है, वो फिर वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता। तो ये चीजें तो हमें करनी भी नहीं है। ब्रिटल एंड डक्टाइल या डक्टाइल एंड ब्रिटल हमारे दो ही ऑप्शन हो सकते थे। मटेरियल एक्स, it is observed that the ultimate stress point and fracture point are close to each other for material X. तो मटेरियल X में ये पॉइंट्स आसपास हैं, इसका मतलब मटेरियल X ब्रिटल है। तो मटेरियल Y हमारा आंसर यहाँ पर C हो जाएगा इस तरीके। अगला सवाल देखते हैं। Two wires are made of same material and have the same volume. ठीक है। The first wire has cross sectional area A and the second wire has cross sectional area 3A. Okay. If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? तो हमारे पास पहले तो दो वायर बनाते हैं। अच्छा, सेम दोनों का वॉल्यूम है, एक का एरिया ज्यादा था, एक का एरिया कम था। तो जो इसका एरिया कम है वो लंबा वायर बनेगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये है वायर नंबर 1। द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। सेकेंड वायर अब हमारा थोड़ा थिक होगा, उसको मैं इस तरीके से बना देता हूँ, ज़्यादा चौड़ा बार जैसा ही दिख रहा है। ये वायर नंबर 2, इसका एरिया है 3 टाइम्स। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। क्या इक्वेशन आ जाती है कि हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो हम बोल सकते हैं इसकी जो भी लेंथ होगी, मान लो इसकी लेंथ अगर L है
तो इसकी लेंथ L/3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ वो वॉल्यूम होती है जो कि दोनों के केस में बराबर है। तो A इंटू एल शुड बी इक्वल टू 3A इंटू L/3, हमारा वॉल्यूम कंजर्व हो गया। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीजेज बाई डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F, यहाँ पर अगर हमने कुछ फोर्स F लगाया तो इसकी लेंथ चेंज हो जाती है। हमारे पास इक्वेशन क्या होती है? F इज इक्वल टू KX, स्प्रिंग वाला जो फॉर्मूला है। तो इस केस में K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? YA/L, Y इंटू A/L टाइम्स डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है? डेल्टा एल, हमने इतना फोर्स लगाया। अब दूसरे वाले केस में हमारे को यहाँ पर एफ डैश लगाना है इस तरीके से, एफ डैश इस तरीके से लगाना है कि हमारे पास सेम इतना ही इलॉन्गेशन हो जाए। अब यहाँ पे हमें देख के पता चल रहा है कि यार ये वायर थोड़ा मोटा भी है थोड़ा छोटा भी है, तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कितना ज़्यादा लगाना है ना। तो हमारे पास एफ डैश की वैल्यू आ जाती है इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एल, हमें सेम रखना है। इसके लिए के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वाई, एरिया इसका है 3A डिवाइडेड बाई लेंथ की वैल्यू है L/3 इंटू डेल्टा, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखो यहाँ से 9YA/L डेल्टा एल। और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू यहाँ से हमें पता चलता है F के बराबर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9F और हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। The Young's modulus of steel is twice that of brass. ठीक है, Young's modulus of steel is twice Young's modulus of brass. Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass, are suspended from the same roof. If we want the two lower ends of wires to be at the same level, then the weights added to steel and brass wires must be in the ratio of. तो यहाँ पर हमारे पास अब दो वायर्स को हमने लटका दिया है। ये है हमारा स्टील का वायर, ये है हमारा ब्रास का वायर। देखो यहाँ पे हमें पता है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इसका डबल है, तो अगर इन दोनों में हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लटकाएंगे तो ये हाफ लेंथ नीचे आएगा, ये डबल लेंथ नीचे आने वाला है ना, क्योंकि ये कच्चा है, इसकी यंग्स मॉडुलस इसका कमजोर पड़ रहा है। तो हमें ऑब्वियसली बात पता है, यहाँ देख के पता चल रहा है कि स्टील को हमको ज़्यादा फोर्स से खींचना पड़ेगा। अब वो 2 टाइम्स होगा या 4 टाइम्स होगा, हमें ये ऑप्शन इनमें से चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो हमें पता है F इज इक्वल टू KX होता है। दोनों में अगर हमें X की वैल्यू सेम रखनी है तो इसका मतलब फोर्स का रेशियो इस K इक्विवेलेंट के रेशियो में होना चाहिए। K की वैल्यू क्या हो जाती है? YA/L और X तो हमारे पास यहाँ पे था। दोनों की देखो लेंथ सेम है, एरिया सेम है, दोनों में हमें सेम इलॉन्गेशन चाहिए, तो F K की यंग्स मॉडुलस के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। F शुड बी प्रोपोर्शनल टू Y और हमारे पास F स्टील डिवाइडेड बाय F ब्रास की वैल्यू आ जाती है Y स्टील डिवाइडेड बाय Y ब्रास, जिसकी वैल्यू हो जाती है 2। तो हमारा आंसर आ जाता है 2:1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम V इज ड्रॉन इनटू वायर्स ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक कॉपर की वॉल्यूम V थी, उससे हमने L लेंथ का वायर बना लिया। When this wire is subjected to a constant force F, the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graphs is a straight line? तो ये एक्चुअली अच्छा सवाल है। अब ये देख करके बहुत ही अजीब सा लगता है कि इसमें करना क्या है। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास होता है एरिया की वैल्यू हो जाएगी, जो भी वॉल्यूम था V और उससे हमने जो भी लेंथ का हमारे पास वायर बना लिया, तो उस लेंथ का क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है फोर्स इज इक्वल टू KX माइनस KX होती है वैसे तो, है ना, तो माइनस का हमें फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं, K क्या होता है किसी भी इस तरह के वायर के लिए? YA डिवाइडेड बाय L टाइम्स X, जो भी हमारा डेल्टा L यहाँ पर। अच्छा देखो यहाँ पर when the wire is subjected to a constant force F, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रखेंगे। अगर हम एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करते हैं या फिर हम लेंथ चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से डेल्टा एल की अलग अलग वैल्यूज आने वाली है। कैसे आएंगी? देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर्स कांस्टेंट है तो एल एफ डिवाइडेड बाई वाई ए, एरिया की वैल्यू भी मैं यहाँ से रख दूंगा तो वो हो जाएगा V डिवाइडेड बाय L, तो L ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू
डेल्टा एल। यहाँ पर हमें इक्वेशन दिख रही है, देखो एफ वाई और वी तो कांस्टेंट है, डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो अगर मैं डेल्टा एल और एल स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि एल स्क्वायर में एक लीनियर, इन दोनों में लीनियर रिलेशन है, हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस देख के पता नहीं चलती एल स्क्वायर और इसमें डेल्टा एल में ग्राफ कैसे बनेगा। ऐसे कुछ बना लो, इस तरफ हम एल स्क्वायर रख देंगे, इस तरफ डेल्टा एल रख देंगे, तो उसमें हमारे पास इस तरीके से लीनियर ग्राफ आ जाने वाला है। ओके, और इस ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, एफ बाय वाई वी, हमें दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। y इज इक्वल टू एफ अपॉन वाई वी टाइम्स एक्स, ऐसे ग्राफ बन रहा है। हाँ, नेगेटिव होगा यहाँ पे कहीं, क्योंकि सब जगह माइनस हमने गायब कर दिया था, लेकिन है तो लीनियर वेरिएशन। अगला सवाल देखते हैं। द फॉलोइंग 4 wires are made of the same material. Which of these will have the largest extension when the same tension is applied? तो हमारे पास 4 अलग अलग वायर्स बनाए गए हैं, एक सेम ही मटेरियल के बनाए गए हैं। तो देखो हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू के एक्स होता है स्प्रिंग के लिए। हमसे क्या चीज कंपेयर करवाई गई, विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन। तो ये जो x की वैल्यू है, डेल्टा एक्स उसको बोलते हैं, मान लो डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाती है F डिवाइडेड बाय के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वाई ए डिवाइडेड बाई एल। इसकी वैल्यू हो जाती है एफ एल अपॉन वाई ए। अब यहाँ पर हमने सेम फोर्स लगाया है, सेम टेंशन लगाई है, सेम मटेरियल के हैं, तो y की वैल्यू भी सेम आने वाली है। यहाँ पर हमारे पास लेंथ और एरिया का रेशियो हमें देखना है। अच्छा, लेंथ हमें दी गई है, तो दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगा देता हूँ मैं, मान लो लेमडा, और L की वैल्यू हम रख देते हैं L। नीचे एरिया को हम कर देंगे डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, है ना। अब इन सभी के लिए हमें L बाई डी स्क्वायर का रेशियो देख लेना है। जिसके लिए भी L बाई डी स्क्वायर का रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, उसमें डेल्टा एक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर L बाई डी स्क्वायर आप इसमें देखने जाओगे तो सबसे ज़्यादा आता है इस डी वाले ऑप्शन का, और हमारा आंसर डी हो जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल था ये, तो भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If the ratio of diameters, length and Young's modulus of steel and copper wires are shown in the figure, ये जो wires हैं, are P, Q and S respectively, then the corresponding ratio of increase in their lengths would be। इस वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हमें क्या पता होता है, हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है के एक्स, के की वैल्यू होती है वाई ए बाय एल, और हमें क्या पता करना है, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग चेंज इन देयर लेंथ। तो हमें पता करना है एक्स स्टील अपॉन एक्स कॉपर। पहले किसका दिया गया है हमें नाम, पहले यहाँ पे स्टील लिखा गया है, तो पहले हमारे पास एक्स स्टील अपॉन एक्स कॉपर, हमें ये पता करना है एक्स सी। अच्छा, एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू आ जाती है एफ डिवाइडेड बाई के। एफ डिवाइडेड बाई के को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय वाई ए इंटू एल। तो ये जो वैल्यू हमसे पूछी है वो क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है फोर्स इन स्टील इंटू लेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय वाई स्टील एरिया ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ कॉपर लेंथ ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय वाई ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर। इसी को लिखा जा सकता है एफ एस अपॉन एफ सी इंटू एल एस अपॉन एल सी इंटू वाई सी अपॉन वाई एस इंटू ए सी अपॉन ए एस। अब यहाँ पर बस वैल्यूज हमें रखते जानी है। अच्छा, हमारे पास ये एफ एस अपॉन एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टील में जो फोर्स लग रहा है वो देखो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 7 mg 2 + 5 mg, जबकि कॉपर में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है सिर्फ 5 mg कॉपर वाले वायर में। तो हमारे पास एफ एस की वैल्यू हो जाती है 7 mg डिवाइडेड बाई नीचे आ जाता है 5 mg मल्टीप्लाइड बाय एल एस अपॉन एल सी। हमारे पास लेंथ का रेशियो क्या है, द रेशियो ऑफ लेंथ का रेशियो है Q, तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा Q। फिर हमारे पास वाई सी अपॉन वाई एस, वाई सी अपॉन वाई एस की वैल्यू क्या आ जाती है, देखो हमारे यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो है S, लेकिन इस रेशियो में हमारे पास पहले स्टील है फिर कॉपर है। यहाँ पर हमारे पास ऊपर कॉपर है नीचे स्टील है,
तो हमें उसको इन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा, 1/s यहाँ पर आ जाएगा। और फिर हमें एरियाज का रेशियो बताना है, एरिया ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ कॉपर क्या हो जाता है, डायमीटर ऑफ कॉपर का स्क्वायर अपॉन डायमीटर ऑफ स्टील वाले वायर का स्क्वायर, इनका स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ से हमें पता चल जाता है वो वाली वैल्यू P के बराबर होती, लेकिन उसका इन्वर्स करना पड़ेगा हमें, है ना, 1/p² आ जाएगा नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे स्टील है ऊपर कॉपर है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो ये mg से mg कट जाता है और हमारा आंसर आ जाता है, आंसर की वैल्यू आ जाएगी 7/5 Q/SP², जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये, ऐसे सवाल बहुत सारी बार पूछे जाते हैं। देखो एक और सिमिलर क्वेश्चन है और एग्जैक्टली इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके। नहीं क्या, चलो मैं बताता हूँ। 2 wires A and B are of the same material, their lengths are in ratio 1:2 and the diameters are in ratio 2:1। ठीक है, तो हमारे पास एक A है, दूसरा वायर है B। इसकी लेंथ अगर L है और इसका डायमीटर D है, इसकी लेंथ है हमारे पास 2L और इसका डायमीटर कितना हो जाता है, अच्छा इसका D/2 हो जाता है। अगर इसका डायमीटर D है और एरिया A होता है, इस वाले का डायमीटर D/2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A/4, क्योंकि एरिया डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है या रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इस तरीके से। इफ दे आर पुल्ड बाय द सेम फोर्स देन इंक्रीज इन लेंथ विल बी इन रेशियो। अब इन दोनों को सेम फोर्स से खींचा गया, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, F = kx, k की वैल्यू क्या हो जाती है, YA/L टाइम्स। If they are pulled by the same force, then increase in length will be in ratio। हमें x का रेशियो पूछा है, और किसका रेशियो पूछा होगा हमसे, XA अपॉन XB का वैल्यू पूछी होगी, है ना, पहले A का नाम लिया गया था। XA की वैल्यू हो जाएगी FA अपॉन L, FA इंटू LA डिवाइडेड बाय YA AA डिवाइडेड बाय FB LB डिवाइडेड बाय YB AB। अच्छा, दोनों में सेम फोर्स लगा है तो ये वाले तो वैल्यूज कट जाएंगे आपस में। लेंथ के रेशियोज हमें पता है, LA डिवाइडेड बाय LB की वैल्यू कितनी है, 1/2। और 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, तो ये YA और YB भी सेम वैल्यू हो जाएगी, है ना। अब हमारे पास बचता है एरिया ऑफ B और एरिया ऑफ A। एरिया ऑफ A एक्चुअली यहाँ देखो डिनोमिनेटर में, तो नीचे आ जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ A, ऊपर चला जाएगा एरिया ऑफ B। इसको आप फिर से सॉल्व करते ये 1/2 हो जाता है। एरिया ऑफ A है और एरिया ऑफ B, इसका आप रेशियो देखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, इससे हमारे पास आता है 1/8। हमारा आंसर आता है C। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ही नहीं अब हमारे जो क्वेश्चन है वो एनर्जी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एनर्जी में कैसे क्वेश्चन आएंगे, देखो हम किसी भी रॉड को खींचते हैं तो उसमें हम कुछ फोर्स भी लगा रहे हैं, उसको नीचे डिस्प्लेस भी कर रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग मान लो आप उसको, तो एनर्जी हो जाती है ½ kx², उसमें जो स्टोर हो जाएगी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। के की वैल्यू हमारे पास होती है YA/L, बस ये चीज़ हमें करनी है। अच्छा, अगर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या इसी को एनर्जी डेंसिटी भी बोला जाता है, उसकी वैल्यू पूछनी है तो उसका फॉर्मूला आप डेराइव करोगे तो वो वैल्यू है ½ × स्ट्रेस × स्ट्रेन। बस यही 2 फॉर्मूले, इसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। वैसे गिनती के 2 सवाल तो पूछे होंगे इसमें। When an elastic material with Young's modulus Y is subjected to stretching S, elastic energy stored per unit volume of the material is, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर हमें पता है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो एनर्जी डेंसिटी हो गई, उसका वैल्यू आ जाती है ½ × स्ट्रेस × स्ट्रेन, ½ × स्ट्रेस × स्ट्रेन। अब स्ट्रेस तो हमें पता है, इसकी वैल्यू आती है ½ × स्ट्रेस की वैल्यू S है, और स्ट्रेन की वैल्यू हम कहाँ से पता लगाएंगे, देखो Y होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती है S/Y। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो आप, तो यह आ जाता है S/Y, और इससे हमारा आंसर आता है S²/2Y। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगला सवाल है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ मास M is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L+L। ठीक है, लेंथ बढ़नी थी, हमारे पास ये स्मॉल l, उसका इलॉन्गेशन हो गया। The elastic potential energy stored in the extended wire is,
हमारे पास देखो जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, E इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की तरह हमें इसको सॉल्व कर देना। अब हमें इसमें दिक्कत ये है कि हमें के की वैल्यू नहीं पता है ना, वाई ए बाई एल हमें करना था, वो नहीं पता। ऑप्शन में भी सब एम जी एम जी एम जी आ रहा है, कहीं फोर्स की टर्म आ रही है। तो देखो मैं इसे क्या लिख दूंगा, हाफ इंटू के एक्स इंटू एक्स। के एक्स क्या होता है, के एक्स है फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जो फोर्स लगाया था यानी कि एम जी, तो हाफ इंटू एम जी। और एक्स की वैल्यू कितनी है, एल के बराबर, उसमें इलोंगेशन हुआ है, तो हमारा आंसर आता है एम जी एल बाई टू, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाता है। तो इसी तरह के बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बल्क मॉड्यूलस। बल्क यानी कुछ वॉल्यूम जैसी चीज हो जाती है, मॉड्यूलस अगेन फिर रेशियो है। बल्क मॉड्यूलस क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता था हमारा यंग्स मॉड्यूलस, अब इस बार हमारा स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेस होता है देखो प्रेशर, जैसे हमारे पास कोई एक एरिया, उसके ऊपर अलग से ऐसे वॉल्यूम के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो सरफेस एरिया पे लगाते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया अगेन हमारे पास प्रेशर रहता है, तो उसे हम बोलते हैं पी एक्सिस। उसके कारण हमारे पास वॉल्यूम उसका देखो पिचक जाएगा। मान लो कोई बड़ी सी बॉल थी, उसको आप चारों तरफ से दबाओगे तो वो छोटी हो जाएगी। वॉल्यूम इस बार कम होता है, पहले हम क्या करते थे, खींचते थे तो वॉल्यूम लेंथ बढ़ती थी, इसलिए हमें यहाँ फॉर्मूले में एक माइनस लगाना पड़ता है ताकि इसकी वैल्यू नेगेटिव ना आ जाए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है डेल्टा वी बाय वी, बस ये हमें सॉल्व करना है। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस को 1 अपॉन के भी बोलते हैं, जो होता है कंप्रेसिबिलिटी। बस इतने से ही तरीके हमारे पास इसी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी if it is subjected to a uniform pressure P, the fractional decrease in its radius is। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बल्क मॉड्यूलस होता है B इज इक्वल टू P एक्सेस अपॉन डेल्टा V बाय V माइनस का। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके। नहीं कर रहे हो तो मैं कर देता हूँ। देखो, हमारे पास P एक्सेस की वैल्यू तो P ही दी हुई है हमें, और हमें माइनस डेल्टा वी बाई वी यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लें तो इस माइनस को अभी हम हटा देते हैं। हमारे पास यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू आ जाती है पी अपॉन बी। क्या हमसे ये चीज़ पूछी है डेल्टा वी बाई वी, हमसे रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम पूछा है क्या, नहीं, हमसे पूछा है फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस, तो हमसे पूछा है डेल्टा आर बाय आर। अब ये चीज़ कैसे पता करेंगे, देखो हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं बोल देता हूँ के आर क्यूब। ठीक है, एक बबल ही तो है, सम कांस्टेंट के होगा ये। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा dv इज इक्वल टू के इंटू 3r² dr। यहाँ पर मैं इसे डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से, इधर भी मैं डिवाइड कर दूंगा वॉल्यूम से। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के आर क्यूब, इससे डिवाइड कर दो के आर क्यूब से, के से के कट जाता है और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है आंसर 3dr बाय r। ये वाली वैल्यू को आप यहाँ पे रख दोगे तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाती है 3 डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू पी बाय बी, यानी कि डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू आ जाती है पी अपॉन 3b, जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। बहुत ही अच्छा सवाल था। और इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए इस चैप्टर के, और कोई क्वेश्चन है नहीं। आ जाओ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, आज ही डाउनलोड करो, मेरा कोड यूज़ करो विक्रांत, और लाइव पढ़ेंगे। वहाँ पे डाउट भी पूछ सकता हूँ मुझसे, और कोड पे मेरा ही कोड, ऐप पे मेरा ही कोड विक्रांत आपको यूज़ करना है। और सारे के सारे कलरफुल नोट्स ये वाले, और उसके लिए आ जाना bit.ly/physicsendgame पे। दिस वॉज ये जॉब। मिलते हैं अगले वीडियो में कभी, बाय बाय।